नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसके लिए हम सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं। उत्कर्ष क्लासेज के ये एमसीक्यू है। यह टेस्ट नंबर 8 है। जो टॉपिक है अपना है वो है व्यक्तिगत भिन्नताएं, अर्थ, प्रकार एवं विशिष्ट बालक। इस टॉपिक से जुड़े हुए संपूर्ण क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन उत्कर्ष क्लासेज द्वारा तैयार किए गए। एंड तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। पीडीएफ इन एमसीक्यू की टॉपिक वाइज आपको देखनी है तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। चलिए, व्यक्ति विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार एवं विशिष्ट बालक से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन। 50 के लगभग क्वेश्चन है तो आप जुड़े रहे एंड तक। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी है स्वयं में वो विशिष्ट है, तो इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है कि शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न उनके लक्ष्य समान होते हैं। ऑप्शन सी है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या है वो संभव नहीं है। ऑप्शन डी, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकसित करना असंभव है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या निकलेगा? ऑप्शन ए, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, इसलिए वो स्वयं में विशिष्ट है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। तो पहले का ऑप्शन है ये, बहुत अच्छा ये सवाल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आएगा? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि या ये सभी? तो ऑप्शन डी, ये सभी है वो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि और लिंग ये कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नता है या सामाजिक विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है या चारित्रिक विभिन्नता है? बहुत सही सवाल। ऑप्शन सी, ये सारी व्यक्तिगत विभिन्नता है। अभिरुचि अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अभिवृत्ति अलग होती है, उपलब्धि अलग होती है और लिंग तो है ही है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है इनमें से? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता या निर्देशन? ऑप्शन डी, निर्देशन है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में या कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में? व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करेगा किस लिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षय या सामाजिक रूप से अक्षय? ए और बी कोड है या सी और डी, बी और सी या ये सभी आते हैं? ऑप्शन डी, ये सभी है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शामिल है। ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके निर्माता कौन थे? थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, पारकास्ट या वाटसन? ऑप्शन बी, किलपैट्रिक। प्रायोजना पद्धति है वो किलपैट्रिक की है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। ये सवाल कई बार आया है। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि या टंकण विधि? ऑप्शन सी, ब्रेल लिपि जो लुई ब्रेल द्वारा तैयार की गई अंधे बालकों को शिक्षण देने की ये पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। फ्रांसिस गाल्टन द्वारा 1869 में, जॉन डीवी द्वारा 1924 में, थ्रस्टन द्वारा 1927 में या जेम्स ट्रेवर द्वारा 1870 में? व्यक्तिगत विभिन्नता है इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस गाल्टन द्वारा 1869 में। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं सामाजिक एवं आर्थिक, स्वयंगात्मक एवं व्यक्तिगत, वंशानुगत एवं वातावरणीय या वंशानुगत एवं आर्थिक? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक वंशानुगत और वातावरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन के लिए सबसे अच्छी मापनी है नामिक या वर्गीकृत मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी? व्यक्ति विभिन्नताओं के मापन के लिए सबसे अच्छी मापनी कौन सी होगी?
अनुपात मापनी। बहुत अच्छा ये सवाल, सभी में जो अनुपात मापनी है सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अधिगमकर्ता व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, या विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, या अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। 12 का ऑप्शन सी होगा, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों की कक्षा का विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, या लिंग के आधार पर गृह कार्य विभिन्नता, या बालक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। ये बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन डी बालक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, या पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। ऑप्शन बी लिंग में विभिन्नता है जो उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का ये कारण नहीं है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? यदि विद्यार्थियों को बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ऑप्शन बी है कि सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींच कर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है, या व्यक्तिगत विभिन्नता वंश कर्म के कारण होती है। तो ऑप्शन ए यह कथन सही है कि विद्यार्थी की बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता वो हो सकती है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलोक का, सोरेनसन का, क्रो एंड क्रो का, या जीन पियाजे का? ये कथन है हरलोक का। दो बालक समान मानसिक योग्यता नहीं रखते। हर एक व्यक्ति में भिन्नता, हर लोग मानसिक योग्यता नहीं होती, समान मानसिक योग्यता यानी भिन्नता होती है। 17वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचना कौन सी है? त्वरण, संवर्धन, विशिष्ट समूहन, या ए और बी दोनों आएगा? प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? ए और बी दोनों, यानी त्वरण और संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता है तो विशेष अवसर दिया जाए, उन्हें साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिया जाए, या ये सभी? ऑप्शन ए उन्हें विशिष्ट योग्यता है तो विशेष अवसर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक बालक है जो संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ होगी? यानी उसको संगीत में वो प्रतिभा का धनी है तो वो सृजनशील माना जाएगा, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, या समस्यात्मक बालक? वो प्रतिभाशाली बालक होगा। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, तो इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक को नहीं पहचान सकते, बुद्धि लब्धि और निष्पादन में कोई संबंध नहीं है, निष्पादन मापन बहुत कठिन है, या बुद्धि मापन की विश्वसनीयता निष्पादन मापन से अधिक है? बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि और निष्पादन में कोई संबंध नहीं है, ये है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। पृथक कक्षाओं और संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत अच्छा ये सवाल एग्जाम आ चुका है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली और निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। पृथक कक्षाएं और संवर्धन कार्यक्रम का प्रयोग किन के लिए होगा? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, या अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना? ऑप्शन डी अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषय में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रख रहा है, तो ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखेंगे? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, औसत बालक, या मनस्तापी बालक? उसको रखेंगे पिछड़े बालक, यानी केवल गणित में वो पिछड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है तो वो कहलाएंगे मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, बाल अपराधी बालक या समस्यात्मक बालक। वो कहलाएंगे पिछड़े बालक। 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले मूर्ख बालक, जड़ बुद्धि बालक, पिछड़े बालक या मंद बुद्धि बालक, वो जड़ बुद्धि बालक कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना है तो कौन सी व्यूहरचना आप काम में लेंगे। सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण होगा। ऑप्शन सी सबसे उपयुक्त है। निम्न में से कौन सी है जो पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करना, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वह गति नहीं रख पाते, या अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, या कम बुद्धि रखते हैं। पिछड़े बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। कम बुद्धि रखते हैं, ये विशेषता नहीं है। निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। कौन सा समस्यात्मक बालक नहीं है। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला या मंद बुद्धि वाला। ऑप्शन डी मंद बुद्धि वाला। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। संगी साथियों के साथ रखा जाए, उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, बाल कारागृह में भेजा जाए, या ये सभी। तो ये सभी है किशोर अपराध के उपचार हेतु, ये सभी तरीके सही है। एक दिन भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, फटकार लगाकर या झिड़क कर, उसके दोषों को उजागर करके या लालच देकर। ऑप्शन ए अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके जो दिग्भ्रमित किशोर है उसका पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। 31वां क्वेश्चन है बाल अपराधियों की आयु होती है 5 से 10 वर्ष, 3 से 12 वर्ष, 18 वर्ष से कम या 18 वर्ष से अधिक। बाल अपराध माने जाएंगे वो 18 वर्ष से कम वाले। बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है। इनमें से शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता या उचित घरेलू वातावरण। तो ऑप्शन डी उचित घरेलू वातावरण मिलेगा तो बाल अपराध नहीं होगा। 33वां क्वेश्चन इनमें से कौन सा कृत्य है जो बाल अपराध नहीं है। नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, कक्षा से भाग जाना या झूठ बोलना। ऑप्शन बी कक्षा में नींद निकालना, ये बाल अपराध नहीं है। नींद तो आ जाती जबकि ले लेते तो बाल अपराध नहीं होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। कुसुमायोजित को, निम्न बुद्धि लब्धि वाले को, समस्या समाधान करने वाले को, या सृजनशील बालक को। समस्यात्मक बालक है वो कुसुमायोजित को कहेंगे। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन या कलह होना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, या समर्थ परिवार। 35 का ऑप्शन है माता पिता में अनबन या कलह रहेगी तो बाल अपराध होगा, क्योंकि बच्चे अनुकरण करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है सृजनात्मक एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मक का सही मापन हो सकता है। सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षण और सृजनात्मकता के परीक्षण में कोई अंतर नहीं है। यहाँ सृजनात्मकता के लिए प्रतिभाशाली होना आवश्यक है। कौन सा कथन सही है इनमें से। ऑप्शन बी सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी सृजनात्मक और बुद्धि दोनों के बीच में सहसंबंध है, तो ऑप्शन बी है वो सही है। सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है इसमें से। अपसारित चिंतन, मौलिकता, निम्न आकांक्षा स्तर या लोचशीलता। ऑप्शन सी निम्न आकांक्षा स्तर है वो सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। 38वां क्वेश्चन है सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन या ये सभी। तो 38 का ऑप्शन डी होगा। ये दिए गए सभी विकल्प है वो सृजनात्मकता की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। यह सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अभिसारित चिंतन से, अपसारित चिंतन से, अनुकरण से या मॉडलिंग से। ऑप्शन बी अपसारित चिंतन। प्रतिभाशाली बालक में अभिसारित चिंतन होगा और सृजनात्मक बालक है, सृजनशील बालक, उसमें अपसारित चिंतन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉरेंस के जो सृजनात्मकता परीक्षण है उसके द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता इनमें से।
लचीलापन का, मौलिकता का, धारा प्रवाहिता का या तार्किकता का। तार्किकता का नहीं होता। 41वां क्वेश्चन है, बालक है जो सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है या अधिक नंबर प्राप्त करता है या आज्ञाकारी और गृहकार्य पूरा करता है या कक्षा में अनुशासन भंग करता है। जिज्ञासावश जो क्वेश्चन पूछता है वो सृजनात्मक योग्यता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 42। सृजनशील बालकों यानी जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है उसका विशेष लक्षण है समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा या समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। प्रबल जिज्ञासा है वो सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिपादन किया था क्लिफोर्ड ने, एच गार्डनर ने, जे गार्डन ने या एलवाई गोत्स्की ने। ऑप्शन सी जे गार्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्न में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? सामान्य वस्तु का असामान्य उपयोग, एक लंबी कविता को याद करना, चित्र निर्माण करना या पूछो और अनुमान लगाओ। ऑप्शन बी, एक लंबी कविता को याद करना यह सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है टॉरेंस के अनुसार। 45 क्वेश्चन है, एक बालक है जो अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है तो ये दर्शाता है श्रेष्ठता को, सृजनशीलता को, दार्शनिकता को या मंद बुद्धि को। ऑप्शन बी, सृजनशीलता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि व सृजनात्मकता दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, अभिसारी चिंतन है वो होगा बुद्धि में होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो अपसारी चिंतन है वो सृजनात्मकता में होता है। टॉरेंस के अनुसार अपसारी चिंतन सृजनात्मकता में, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग है वो बुद्धि के अर्थ में किया। ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्न में से किस विकल्प में सृजनात्मक प्रक्रिया के निश्चित पद दिए गए? यानी सृजनात्मक जो प्रक्रिया इस अनुसार चलेगी, सबसे पहले तैयारी, फिर प्रबोधन, फिर सत्यापन, फिर उद्भवन, या प्रबोधन, उद्भवन, सत्यापन, तैयारी, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, सत्यापन या उपक्रम, सत्यापन, प्रबोधन, उद्भवन। यानी सृजनात्मक प्रक्रिया इन चरणों में चलेगी। कौन सा सटीक बैठता है इसमें से? ऑप्शन सी, सबसे पहले आयोजन, फिर उद्भवन होगा, फिर प्रबोधन होगा, फिर बाद अंत में सत्यापन होगा। आयोजन पहले, सत्यापन बाद में। तो ये क्रम याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये 47 वाला है। तो ये इनकी आंसर की भी साथ में है। 46 का ऑप्शन बी कह रहा है उत्कर्ष कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग है वो सृजनात्मकता के लिए किया। मुझे लगता है बुद्धि इसमें करेक्ट होगा। तो ये आंसर की सहित आपको ये PDF संपूर्ण इस टॉपिक की अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगला टेस्ट सीरीज नंबर अपनी 9 होगी जो चिंतन, कल्पना एवं तर्क के बारे में होगी ये टॉपिक। इसको आप पढ़ लेना कि आपको कितने क्वेश्चन आपको याद होते हैं। ये टॉपिक आज पढ़ लेना, कल इसका टेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे उत्कर्ष क्लासेस द्वारा MCQ तैयार किए गए हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।